नमस्कार बच्चों। ब्रिटिश संविधान की श्रृंखला में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल, उसके प्रकार, कार्य एवं शक्तियों के बारे में। मंत्रिमंडल वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त या चयनित उन व्यक्तियों का समूह या संस्था है जिसको कि लोक सदन का बहुमत या समर्थन प्राप्त है। मंत्रिमंडल कई प्रकार से बनाया जा सकता है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल, जैसे साझा मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। साझा मंत्रिमंडल जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो अनेक दल मिलकर के एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। अनेक दलों से मिलकर के मिले जुले रूप में मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, उसे साझा मंत्रिमंडल कहा जाता है। युद्ध मंत्रिमंडल युद्ध की परिस्थिति में अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए या युद्ध हो, उस समय त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और ऐसे निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल में से ही कुछ मंत्रियों का एक समूह बना दिया जाता है जिसे युद्ध मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये जो मंत्री होते हैं इनको किसी विभाग का अन्य विभाग का दायित्व नहीं दिया जाता। इनका कार्य केवल युद्ध से संबंधित निर्णय लेना और उस पर उसकी देखरेख करना इत्यादि होता है। तो युद्ध मंत्रिमंडल युद्ध या आपत्ति के समय बनाए गए मंत्रिमंडल का नाम है। आंतरिक मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल है वो एक 15-20 सदस्यों का एक समूह होता है, लेकिन सम्राट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो सभी से परामर्श कर सके। इसलिए वो अपने कुछ चुने हुए 5-7 जो मंत्री हैं उनके साथ मिलकर के परामर्श करता है और फिर उन मुद्दों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखता है। तो इस प्रकार ये जो चुने हुए 5 या 7 जो मंत्री हैं वो आंतरिक मंत्रिमंडल कहलाते हैं। छाया मंत्रिमंडल विपक्षी दल द्वारा बनाया गया जो मंत्रिमंडल है वो छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। छाया मंत्रिमंडल विपक्षी दल बनाता है और उसके पीछे कारण क्या है कि यदि किसी समय विपक्षी दल को सरकार बनानी पड़ जाए तो उस समय वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छी प्रकार से निभा सके। इस कारण से छाया मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता मिल गई है, क्योंकि छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में जो विरोधी दल के सदस्य हैं वो प्रशिक्षित हो जाते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल के महत्व के बारे में। जो मंत्रिपरिषद है वो इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। इसी के हाथ में शासन की समस्त सत्ता है। इसके महत्व पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न जो परिभाषाएं बताई है, इसका महत्व अपने अपने शब्दों में बताया है। जैसे कि रैमजो म्योर हैं, वो कहते हैं कि मंत्रिपरिषद है राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है। मेरिट कहता है मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। लावेल कहते हैं कि मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। और एस.एल. एमरी का कहना है कि मंत्रिपरिषद शासन का केंद्रीय निर्देशक यंत्र है। इन सभी परिभाषाओं से हमें ये पता लगता है कि जो मंत्रिमंडल है वही वास्तविक कार्यपालिका होती है और समस्त देश का जो शासन है वो इसी के द्वारा ही संभाला जाता है। मंत्रिमंडल के कार्य हम देखें, क्या क्या कार्य करता है मंत्रिमंडल। जैसे विधि निर्माण संबंधी कार्य। हालांकि कानून बनाने का कार्य संसद का है, लेकिन आजकल ये कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। व्यवहार में आजकल ऐसा हो रहा है कि विधायनी मामलों में मंत्रिपरिषद संसद को संचालित कर रही है, वो संसद का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद ये निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, कब उसे स्थगित किया जाए और कब उसे भंग किया जाए। मंत्रिपरिषद ही राजा का उद्घाटन भाषण तैयार करती है
और आगामी जो सत्र है उसके लिए वो रूपरेखा भी तैयार करती हैं। यद्यपि जो विधेयक है संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन जो अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं और वही विधेयक पारित भी हो पाते हैं, क्योंकि उनको समस्त जो संसद है उसके द्वारा स्वीकृति या समर्थन प्राप्त होता है इसी कारण से। तो इस कारण ये भी आजकल कहा जाता है कि विधायी जो मामले हैं उसमें मंत्रिपरिषद है वो संसद पर पूर्णतः हावी हो गई है। और कई जो विद्वान हैं जैसे कार्टर है, रेने हैं, ये तो मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका की संज्ञा भी देते हैं। मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी कार्य देखें तो मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका है, देश की आंतरिक और बाह्य नीति है उसको निर्धारित करती है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती है। मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभागों का संचालन करना और उन पर निगाह रखना, उनकी देखरेख करना उन मंत्रियों का ही दायित्व होता है। तो मंत्रिपरिषद है शासन के विभिन्न भागों में समन्वय का कार्य करती है। इसके बाद वित्त संबंधी कार्य देखें तो मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। वित्त मंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है, पूरे देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है, उसे संसद के समक्ष रखता है। वो यह देखता है कि आगे आने वाले वर्ष में किस मद पर कितना व्यय किया जाएगा और कैसे उस आय के लिए साधन जुटाए जाएंगे, कैसे नए कर, कौन से नए कर लगाए जाएं, कौन से जो कर हैं उनको समाप्त किया जाए या उनकी दरों को घटाया बढ़ाया जाए। ये सब कार्य देखना वित्त मंत्री का ही दायित्व है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो सहयोग करती है। मंत्रिपरिषद ये निश्चित करती है कि कौन सा व्यय संचित निधि से और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि से किया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद वित्त संबंधी भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके पश्चात न्याय संबंधी कार्य, मंत्रिपरिषद है वो न्याय संबंधी कार्य भी करती है। जैसे उसके एक सदस्य जो कि लॉर्ड चांसलर होता है मंत्रिपरिषद का, उसकी मंत्रणा के अनुसार सम्राट है वो जो न्यायालय हैं उनके प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार सम्राट अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग है वो गृह मंत्री के परामर्श के अनुसार करता है। तो हमें इन सब चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। विधायी क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में या न्याय संबंधी क्षेत्र में उसे महान शक्ति